हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? हाउ यू ऑल? सी आज जो है अपने मोल की कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टोइशियोमेट्री वगैरह कवर किया था। आई होप यू गाइस आर इनटू इट। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट अ स्टेप अहेड। ठीक है। बेसिकली यदि आपका जेई एक प्राइमरी डेस्टिनेशन है, तो जेई तक आपको पहुंचना, इफ यू वांट टू फाइनली क्रैक इट, तो होता क्या है, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। रिजल्ट के नहीं सोचना है। बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस। यू हैव टू इंश्योर दैट यू एक्चुअली एंजॉय द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस, द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो when you start enjoying the learning process, then trust me, nobody is going to, let's say, stop you from cracking any exam, let it be JEE mains or advanced or NEET or any other exam that you can think of। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, मोटिवेशन लेवल्स को बना करके रखना है। ठीक है। और अपने काम को जो है वो करते रहना है। तो ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है मोल के जो लेक्चर है उसका लेक्चर 9 पे आ रहे हैं, और आज का अपना टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये आइडियल गैस इक्वेशन देखो क्या है। ये आइडियल गैस एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, और इसको गैसियस स्टेट के नाम से पढ़ते हैं। तो बट यहाँ पे कई बार मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज हो जाता है। तो पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस की बात समझ लेंगे, देन विल मूव ऑन टू द आइडियल गैस इक्वेशन एंड ऑल। तो देखो, यदि हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, फाइन। तो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या है? लेट अस ट्राई एंड असिमिलेट एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर। देखो, यदि हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के केस में क्या होता है, नो काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स जो सॉलिड के अपन रख देते हैं एक बेंच पे, लेट्स से आई हैव दिस पेन केप्ट ओवर द डेस्क, माय डेस्क, ठीक है। देन द पार्टिकल्स ऑफ द पेन, दे विल नॉट मूव, राइट। ये जो पेन के पार्टिकल्स है वो खुद ब खुद मूव नहीं करेंगे। ठीक है, हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इसके अंदर मूवमेंट दिखेगी हमें। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। इन पार्टिकल्स की खुद की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, राइट। तो इनकी खुद की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली जीरो। बट इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज आई हैव दिस पेन इन द एयर, यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो इट विल फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अभी एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी है mgh, ठीक है। यदि अपन अब लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। मतलब सपोज तुम्हारे पास, या फिर तुमने जमीन पे पानी बिखेर दिया, तो पानी क्या करता है, इट हैज इट्स ओन मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड वो चीज है जो अपने आप मूव करती है, राइट। सो समथिंग विच हैज नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड फ्लूइड, और उसमें लिक्विड भी आ जाता है। बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स की क्या खास बात है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव, वो खुद मूव करना चाहता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट इज आल्सो नॉट जीरो। लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी जो है झरने से गिरता है, सो वी नो दैट वाटर हैज आल्सो काइनेटिक एनर्जी। बट हमारा टॉपिक जो है आज है वो क्या है, गैस की हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है। बिकॉज मोल में यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैस, जहां पे एक्चुअली जो आपको हमें सीखना है आज, वो आइडियल गैस इक्वेशन की एक ब्रीफ इक्वेशन देखनी है, और इसका यूज कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, फिर अपना जो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब गैस की बात करें तो देखो, गैस के केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट? जैसे मान लो गैस मॉलिक्यूल से एयर में है, ठीक है, तो होगा क्या, दे आर नॉट स्टेशनरी। गैस मॉलिक्यूल हवा में है, वो नीचे गिरता नहीं है। पहली चीज तो ये गिरता नहीं है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इट डज नॉट फॉल डाउन? हम इसका क्या तात्पर्य समझ सकते हैं? तो सीधा सा कहानी है बच्चों कि व्हाट हैपेंस व्हेन एयर, लेट्स से व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं उनकी कोई मास है ही नहीं, उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। फाइन। एंड व्हेन वी से काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर गैस, तो होता क्या है, गैस इज नोन फॉर इट्स मूवमेंट। गैस एक जगह बैठता नहीं है, इट कीप्स ऑन मूविंग, राइट। जैसे कोई चीज, कोई खुशबूदार चीज रखी है, यू कैन स्मेल इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो और एयर मॉलिक्यूल्स जो हम अपने आप मूव करते रहते हैं, तो गैस हैड इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी।
और इसलिए वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ना है, तो व्हाट इज आइडियल गैस नाउ? देखो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है। हम लोग इस अजम्पशन को सही मानेंगे कि ज्यादातर अभी आप मान के चलिए जो गैस हम पढ़ेंगे जैसे O2 N2 सब आइडियल गैस ही बोल रहे हैं। देखो आइडियल गैस और मतलब क्या है? इट इज अ गैस molecule which does not have any attractive or repulsive interaction in between। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब क्या है? जैसे देखो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, बट आइडियल गैस के हम केस में क्या मानते हैं कि कुछ इंटरेक्शन नहीं। जैसे यू कैन अज्यूम कि एक क्लास चल रही है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो होगा क्या, स्टूडेंट्स तो खुद ब खुद आपस में बात करते ही हैं, बट टीचर क्या मान के चल रहा है कि स्टूडेंट सारे आइडियल हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं इसका? मतलब ये है कि वी आर अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है ना? तो ये आइडियलिटी कॉन्सेप्ट हम ऐसा मानते हैं ज्यादातर केसेस में। डिटेल जो है आपको गैस स्टेट में पढ़ना है। अब हमें चीजें समझनी है कि गैस के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ गैस जो है वो हमें एक बार देख लेना है। देखो गैस के पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। गैस को समझने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे लेट अस से दिस इज आवर बलून और इसके अंदर गैस है। तो अब जो गैस की प्रॉपर्टीज है, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, यदि हमें इसे समझना है, देन व्हाट डू वी नीड? हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है? इस बलून का अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है, और इसके स्ट्रेचेबल वॉल्स है, तो स्ट्रेचेबल वॉल्स होने के कारण इसकी एक अपनी वॉल्यूम होगी। इसमें सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे तुम बलून को फुलाते हो और या फिर बलून से बाहर हवा निकालते हो, तो इन द प्रोसेस बलून जो है वो कंप्रेस या फिर एक्सपैंड होता है। ठीक है ना? इन द प्रोसेस बलून जो है वो एक्सप्रेस या सॉरी कंप्रेस या फिर एक्सपैंड होता है, राइट? तो उसके एक नंबर ऑफ मोल्स भी ऑब्वियसली हैं ही। और साथ ही यदि तुम बलून को हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर टेम्परेचर को कम करोगे, सो इन द प्रोसेस बलून विल एक्सपैंड और इट विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन। तो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये गैस के 4 पैरामीटर्स अपने को मिल गए। क्या क्या मिले? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या करता है? ये इन पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यूनिट्स क्या है इन पैरामीटर्स के हमें देखते हैं। यूनिट्स क्या है इनके? जैसे टेम्परेचर की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट। टेम्परेचर टेम्परेचर की अपन बात करें तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। और एक रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यहाँ पर हम इसको 273.15 ना लेकर के हम लोग सिंपली 273 ही ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? हम लोग इसको 273.15 ना लेकर के सीधा 273 ले लेते हैं। तो और नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस, it is expressed, temperature of gas is expressed in Kelvin। आपको मिलेगा क्या कि गैस का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में एक्सप्रेस होता है। तो हमें बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है। तो देखो बेसिकली गैस के बारे में अपन क्या सीखते हैं? गैस के बारे में हम ये चीज सीखते हैं कि गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एंड इट इज नोन फॉर इट्स मोबिलिटी, इट इज नोन फॉर इट्स मूवमेंट। आइडियल गैस की अपन बात करते हैं। सो व्हाट इज आइडियल गैस? बेसिकली आइडियल गैस इज एन हाइपोथेटिकल गैस व्हिच यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस। ये एक हाइपोथेटिकल गैस होता है। ठीक है ना? ये एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसके में हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर फोर्सेस जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं है। एंड इफ वी हैव टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ गैस देन देयर आर 4 पैरामीटर्स, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है? टेम्परेचर अपन बात करें तो टेम्परेचर को हम किस में एक्सप्रेस करने वाले हैं? टेम्परेचर को अपन केल्विन में एक्सप्रेस करने वाले हैं। टेम्परेचर केल्विन और उसका एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो चलो इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं अब। तो देखो हमारी पहली चीज, जो पहला पैरामीटर हमने सीखा था वो क्या था? टेम्परेचर। दूसरा पैरामीटर जो है, जो हमें ध्यान देना है, जो समझना है, जो सीखना है, जो क्या है? दूसरा है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम जब हम बात करेंगे गैस की, तो गैस के लिए एसआई यूनिट तो वैसे पता है तुम्हें, वॉल्यूम का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब सब लोग जानते हैं, इट इज 10⁻³ लीटर, इज 1000 लीटर। 1 मीटर को लिख सकते हैं, क्यूब को लिख सकते हैं 10 dm इंटू 10 dm इंटू 10 dm, यानी 10⁻³ लीटर। ये 10⁻³ dm क्यूब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो 1 dm क्यूब जो है ये 1 लीटर हो जाएगा। तो बेसिकली गैस की वॉल्यूम हम बोले, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड, गैस की जो वॉल्यूम है इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन लीटर। ठीक है, गैस की वॉल्यूम लीटर में, जैसे हमने पढ़ा था 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो वो बेसिकली हम लीटर में ही वहां भी एक्सप्रेस कर रहे थे, राइट। और अब देखो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए हमने क्या सीखा है? इट इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, या फिर गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हो जाएगा गिवन मास या अपॉन मोलर मास। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हमने ये चीज तो सीख ली कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब क्या होता है। तो हमारे पास एक और पैरामीटर है गैस का, एंड दैट इज प्रेशर। प्रेशर सब जानते हैं क्या होता है प्रेशर? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि एक बलून में यदि रहेगा गैस तो इट विल एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है पास्कल, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट देखो गैस का जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, वी बेसिकली मेजर इट इन द एटमॉस्फेयर। गैस का जो प्रेशर है हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जब मेजर करते हैं तो अर्थ के सरफेस की यदि हम बात करें तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है एटम्स की, और वो लेयर ऑफ एटम्स एक्चुअली किस चीज की होती है? गैस की होती है। तो अब ये जो लेयर ऑफ एटम जहां तक जाते हैं इसको अपन बोलते हैं एटमोस्फियर, मतलब एटम का स्फीयर, राइट। अर्थ के सरफेस के ऊपर यदि अपन बात करें तो एक लेयर होती है बहुत सारे एटम्स की, राइट। तो वो जो लेयर ऑफ एटम्स हैं उसको अपन बोलते हैं एटमोस्फियर, मतलब एटम का स्फीयर। तो अब यदि तुम ये बलून रखे हुए अपने पास, इफ यू हैव दिस बलून विथ यू एंड यू आर इन द एटमॉस्फेयर, तो तुम क्या होगा? एटमॉस्फेयर भी नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा एक। ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे लेटस से प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे ये ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, और ये दोनों ग्राउंड पे रखे हैं, तो ग्राउंड पे इस ब्लॉक का प्रेशर होगा, और इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक का प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेयर भी तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी एक नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं। और यहाँ तुम्हारा ये बलून है, तो बलून के ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है। तो किसका प्रेशर लग रहा है? गैस का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेशर ऑफ गैस is measured in the atmosphere or relative to atmosphere. It is measured relative to atmosphere. ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, गैस का प्रेशर रिलेटिव होता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि गैस का जो प्रेशर है वो रिलेटिव होता है, और इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के रिलेटिव हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना। अब व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद चीजें क्या आती हैं? अब देखो क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस तो रिलेटिव है। तो 1 atm जो होता है इसको बोलते हैं 760 mm। बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसमें 760 mm आता है, या फिर 76 सेंटीमीटर आता है। इसको बोलते हैं 760 टॉर, वी कैन आल्सो कॉल इट 760 टॉर। दिस इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक टर्म होता है एनटीपी, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक टर्म होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
देखो दोनों में प्रेशर जो है, प्रेशर अप्रोक्सीमेटली अपन 1 atm ही बताते हैं और टेम्परेचर हम 273 ही बताते हैं केल्विन, है ना। तो अब गैस का जो प्रेशर है वो रिलेटिव होता है और वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे होता है। मान लो जैसे गैस का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मेजर कैसे करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपॉन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एक रेशियो निकलता है, सपोज एक्स है। मान लो ये एक्स रेशियो, मान लो जैसे ये तो एटीएम है ना, दिस इज इन एटीएम। तो एक्चुअली हम लोग मेजर तो किसके टर्म्स में कर रहे हैं, हम गैस का प्रेशर जो है मेजर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के टर्म्स में। इज दैट क्लियर, हम गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। तो अब मान लो गैस का प्रेशर आया, यदि प्रेशर ऑफ गैस आ गया 10 atm, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 10 गुना है। मान लो ऐसा आ गया 5 atm, तो इसका मतलब इस सिस्टम में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 5 गुना है। तो हम एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ये रेशियो का कोई खास मतलब नहीं है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट गैस का जो प्रेशर है इट विल बी मेजर्ड इन रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर, इसलिए हम एटीएम में लिखते हैं, एटीएम के टर्म्स में रेफरेंस को मेजर करते हैं, एटीएम में ही बताते हैं। और यदि हम एटीएम और पास्कल का रिलेशन बताएं तो 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। 1 atm जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने नई बात क्या यहाँ पर सीखी कि गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में होता है और 1 atm 760 mmHg होता है, 76 सेंटीमीटर होता है मरकरी प्रेशर का, और हम इसको नॉर्मली एटीएम में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आई होप यदि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि गैस के 4 पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। और प्रेशर जो है हम नॉर्मली किसके रेफरेंस में मेजर एक्सप्रेस करते हैं, इसको मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही हम गैस की बात करते हैं, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या बातें करनी है। आई होप आपको गैस की 4 चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो ज्यादा डिटेल में हमें आइडियल गैस नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ लॉज होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि सपोज ये बलून है, हमने क्या किया है, एट कांस्टेंट टी, यानी हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए हैं। तो अब यदि हम इस बलून के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि हम जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इस बलून के ऊपर यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस बलून का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये होता है बॉयल्स लॉ। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं, हम लोग इसको आइडियल गैस करके एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर एक और लॉ क्या आया, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बताया गया कि एट कांस्टेंट P एंड N, मान लो जैसे बलून एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुम अब इस बलून को हीट करोगे तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, तो जब तुम T बढ़ाओ तो V बढ़ेगा, अब तुम V बढ़ाओ तो ऑब्वियसली T बढ़ना ही चाहिए, मतलब एक का रिलेशन दूसरे पे इंपोज हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आया गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब मान लो तुम्हारे पास एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, दिस इज लेट्स से प्रेशर कुकर। तो अब ये तो फिक्स कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो तुम इस प्रेशर कुकर को हीट करोगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा ना, तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ऑब्वियसली एन भी कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो ये क्या बोलता है, P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू P। फिर एक अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ हमने पढ़ा ही था पहले भी। अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट
कांस्टेंट टी एंड पी। मान लो एक बलून में तुम हवा भर रहे हो, ठीक है, तो तुम जब एन वी बढ़ाओगे तब, जब एन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो, तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा ना। जैसे हमने पढ़ा था एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, तो क्या होगा, एन मोल्स का एन इंटू 22.4 होगा। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ हमें बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं गैस स्टेट में। तो गैस के लॉज क्या क्या अपने पास आ गए। बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, राइट। गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। ले-लुसाक्स लॉ में क्या बोलता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या करता है, इसकी क्या कहानी है, वो हमें थोड़ी समझनी है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। यदि अपन आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो इट गिव्स a quantitative relationship, it gives a quantitative relationship between the various gas parameters। ये अलग अलग गैस पैरामीटर्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने पढ़ा था P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये क्या था, बॉयल्स लॉ, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, एक सेकंड ऐसा लिख लेते हैं, इसको V के टर्म्स में लिखते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये था बॉयल्स लॉ। देखो हमने पिछले बार पढ़ा था P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो ऑब्वियसली V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/P, राइट। सो दूसरा क्या है, हमने पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू N, ये क्या था, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये क्या था, ये था चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये था चार्ल्स लॉ। V is proportional to 1/P, V is proportional to N and V is proportional to T। तो क्या लिख सकते हैं, V is proportional to NT/P। तो अभी क्या मिलेगा अपने को, PV is proportional to NT। तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको बोलते हैं R। तो रिलेशन क्या बनता है, PV equals NRT। यहाँ पे R क्या है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, because the value of the constant is same for all the gases under all the conditions। मतलब यूनिवर्स में जितने भी गैसेस हैं उन सब के लिए इस कांस्टेंट का वैल्यू हर कंडीशन में सेम होता है, ठीक है ना। आर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस अंडर ऑल द कंडीशंस। मतलब जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं उन सब में इस जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। और आर की वैल्यू यदि आपको अभी याद करनी है तो आपको याद करना चाहिए, इट इज 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। और एटीएम लीटर में होता है, इट इज 1/12 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। देखो तुम इसके यूनिट्स कैसे डिसाइड करते हो, आर होता है पीवी अपॉन एनटी, तो पी का यूनिट एटीएम, वी का यूनिट लीटर, और ये पर मोल पर केल्विन। और तुम देखो तो पी इंटू वी क्या आएगा, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो फोर्स इंटू लेंथ वर्क हो जाएगा, इसका यूनिट जूल भी हम बता सकते हैं, ठीक है। ये बात शायद समझ में आ गई होगी तुम्हें। प्रेशर क्या है, फोर्स इंटू एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। जैसे सिलेंडर का एरिया क्या होगा,
बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो r एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस कांस्टेंट की वैल्यू हर कंडीशन में सारे गैसेस के लिए सेम रहती है। ठीक है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मली कॉमन यूनिट्स क्या है, प्रेशर का कॉमन यूनिट है एटीएम, वॉल्यूम का कॉमन यूनिट क्या है, लीटर, टेम्परेचर तो हमको ऐसा यूनिट में केल्विन में ही लिखना है, और मोल तो एक नंबर है। तो आर को हमें नॉर्मली क्या लेना होगा, एटीएम लीटर के हिसाब से लेना होगा, तो आर हम क्या लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेट अस सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड by a system of 10 moles of gas in a 10-liter container at 300 Kelvin। देखो बच्चों, अपने को इक्वेशन यूज करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। और प्रेशर क्या है अपने पास, वो हमें नहीं पता, निकालना है। वॉल्यूम हमें 10 लीटर दे रखा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या दे रखा है, 300 केल्विन। तो P है, V हमें दे रखा है 10, N जो है हमें 10 मोल दे रखा है, R 1/12 और टेम्परेचर 300। ठीक है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 300/12, ये आएगा 100/4 25। तो ये आया प्रेशर, क्या अपना आया 2580। ये एक बेसिक रिजल्ट हो गया जिसपे अपन प्रेशर निकाल रहे हैं। तो हमें ये रिलेशन याद रखना है कि पीवी किसके बराबर होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे हम नॉर्मली प्रेशर को किस में रखेंगे, एटीएम में, वॉल्यूम को किस में रखेंगे, लीटर में, आर को हम नॉर्मली 1/12 लेंगे बिकॉज इसको एटीएम और लीटर में लिया है, और इसको अपन रखने वाले हैं केल्विन में। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और चीज है, वो हमें सीखना है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ के देखो ज्यादातर तुम्हें प्रॉब्लम्स ये मोल कॉन्सेप्ट में तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले ही आएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर एक आ जाता है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है, मान लो अपने पास एक सिस्टम ऑफ गैस है, कहाँ पे, एट स्टेट ए, और इसको हम ले गए कहाँ पे, हम लोग इसको ले गए स्टेट बी पे। तो इस स्टेट पे इसकी प्रेशर थी पी ए, वॉल्यूम वी ए, नंबर ऑफ मोल्स एन ए और टेम्परेचर टी। और इस स्टेट पे प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी, नंबर ऑफ मोल्स एन बी और टेम्परेचर हो गया टी बी। तो क्या हम इन पैरामीटर्स को एक दो स्टेट्स में रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो आर की वैल्यू थी स्टेट ए पे, वही आर की वैल्यू कहाँ पे होगी, स्टेट बी पे। तो आर क्या है, आर है पीवी अपॉन एन टी, जो कि कांस्टेंट है। यानी पीवी अपॉन एन टी जो है वो अपने को हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए वी ए एन ए टी ए इज इक्वल टू पीवी वी बी एन बी टी वी। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। मतलब एक स्टेट यदि दिया हो, एक स्टेट पे जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स दिया हो, और दूसरे स्टेट पे भी 3 पैरामीटर्स दिए हो, तो हम चौथा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें जो बेसिक चीज अपने को ध्यान देनी है वो ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। इसमें अपने को आर की वैल्यू 1/12 लेनी है। टेम्परेचर किस में रखना है, टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना है। ठीक है ना बच्चों। तो कुछ और चीजें हम लोग देखने वाले हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट में कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो देख लेते हैं उसको एक बार। एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट डेंसिटी।
ऑफ एन आइडियल गैस। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी हमें निकालनी है, यानी कि एक्चुअली में हमें डेंसिटी निकालनी है आइडियल गैस की, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास एक्सप्रेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो हम लोग जानते हैं मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। तो ये आएगा P इंटू एम इज इक्वल टू गिवन मास बाय वॉल्यूम। तो ये वाली टर्म क्या है, ये हो जाएगी डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। इसको अपन लिख देते हैं D से। तो D क्या आ गया, D आया PM बाई RT। तो ये टर्म क्या है, डेंसिटी। तो हमारे पास एक और टर्म हो गया एब्सोल्यूट, देखो रिलेटिव डेंसिटी होता है वेपर डेंसिटी, हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, जिसको अपन D से लिख रहे हैं। तो ये क्या आ गया, PM बाई RT। अगेन ये एक्सप्रेशन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जैसे क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। हमने देखा PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी है, तो N क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया मोलर मास को, तो हमें क्या मिल गया, डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT। यहाँ पे M क्या है, M है मोलर मास ऑफ गैस, इन ग्राम, ठीक है। P क्या है, प्रेशर इन ATM, R क्या है 1/12 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और T आपको पता है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। और यहाँ डेंसिटी किस में आएगा, डेंसिटी बच्चों आएगा ग्राम पर लीटर में, क्योंकि ATM लीटर हमने यूनिट्स यूज किए हैं। तो ठीक है बच्चों, अपने को एक रिलेशन क्या क्या मिला, अभी अभी हमें मिला PV इज इक्वल टू एनआरटी, PA VA NA TA इज इक्वल टू PV VB NV TB, और एक डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया PM बाई RT। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने सीखी, ठीक है ना। चलो, तो अब व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब हमारे लिए नेक्स्ट चीज क्या आती है वो हमें देखनी है। तो देखो गैस की बातें तो हमने कर ली, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास वही रिलेशन था PV इज इक्वल टू एनआरटी, जो हमें एक तो याद रखना ही है। अब एक चीज और आती है, डुलोंग पीटिट्स लॉ। देखो इसका भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है। दिस इज, बोल देता हूँ स्टार मार्क में, दिस इज लेस रिलेवेंट, दिस इज लेस रिलेवेंट, उतना ज्यादा आता नहीं है। बट देर आर सर्टेन बुक्स, देर आर सर्टेन टेक्स्ट बुक्स जिसमें आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, बट फिर भी हम इसको कर ले रहे हैं। ये क्या बोलता है, फॉर अ मेटल या फिर मेटल आयन, मोलर मास, ठीक है, ये आएगा किसमें, ग्राम में, इनटू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.2 किलो कैलोरी, 6.2 किलो कैलोरी। दिस इज कॉल्ड डुलोंग्स पीटिट लॉ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मोलर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, किसके लिए, मेटल के लिए। और ये डुलोंग पीटिट लॉ है। मतलब क्या है कि हीट कैपेसिटी मेटल्स की ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, एंड ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है ना। मेटल सबकी हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। तब तक आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा डुलोंग पीटिट लॉ। व्हाट डज इट से, है ना। डुलोंग पीटिट लॉ क्या कहता है हमें, डुलोंग पीटिट लॉ हमें ये कहता है कि सबकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। देखो इसका कोई खास ज्यादा यूज नहीं है अपने पास। ये क्या कहता है, मोलर मास इन ग्राम को यदि हम हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.2 किलो कैलोरी, है ना। दिस इज कॉल्ड डुलोंग पीटिट लॉ। अब आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो देखो अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है गैस के बारे में, है ना। गैस के बारे में हमने पढ़ा है
कि गैस के इक्वेशंस होते हैं बहुत सारे। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा हम आ जाते हैं अब सॉल्यूशंस के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी,